हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वस्तुतः क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त होगा। अर्थात आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है। पिछले 15 से 20 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं। मेरी पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चे आईएएस में सिलेक्शन ले चुके हैं। यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर सुदर्शन गुर्जर, मृणाल पटेल, प्रकाश कुमार, आयुष जैसे टीचर आपको उपलब्ध होंगे। सच तो ये है, इस अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये सारे कोर्सेज उपलब्ध है, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज। इस अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर दो तरह के कोर्स हैं, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। हम प्लस की बात करें, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 और 36 महीने के लिए कोर्स उपलब्ध है। यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट उपलब्ध होगा। दूसरा आइकॉनिक कोर्स की बात करें, आइकॉनिक कोर्स की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। वस्तुतः प्लस और आइकॉनिक की फीस में अंतर का मुख्य कारण यह है कि आइकॉनिक में पर्सनल कोच की सुविधा उपलब्ध होती है। डेली मेंस एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा आपको उपलब्ध होती है, जो आपके कैरियर के लिए और या सिलेक्शन में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। वस्तुतः अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऑप्शनल का कोर्स भी उपलब्ध है। जितनी भी ऑप्शनल है यूपीएससी में, वो सब कुछ उपलब्ध है। यदि आप निश्चय का रेफरल कोड उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट उपलब्ध होगा। अब एक चीज सोचो जरा आप, सबसे बड़ी चीज, अब हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि सरकार क्या है, इसे ध्यान से समझना। और मैंने ये कहा कि आपको समझना बहुत जरूरी है और आंसर कैसे लिखा जाए, क्योंकि हम सब कुछ रट नहीं सकते। हमारी रटने की एक सीमा है। आप सोचो, बीए एमए के एग्जाम देते हो, 10 प्रश्न रटते हो, वह भी भूल जाता है। यदि हम शब्द की मीनिंग समझ जाएं, वर्ड्स समझ जाएं, तो हमारे लिए यूपीएससी क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं शब्द की मीनिंग बता रहा हूं और आपको यह बताऊंगा कि शब्द की मीनिंग से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये वर्ड्स की मीनिंग आपको आंसर को सॉल्व करने में किस तरह सहायता पहुंचाएंगे। आइए हम देखते हैं
पिछली क्लास में मैंने कहा था सरकार, जिसमें बात हुई थी लोक कल्याणकारी सरकार की बात करें या निरंकुश सरकार की बात करें। आज हम बात करेंगे संवैधानिक सरकार। ध्यान दो इस बात को। संवैधानिक हम सरकार की बात करें, संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है कि मानवीय अधिकार और मानव कल्याण को समाहित करने वाले संविधान के अनुसार गठित एवं संचालित सरकार ही संवैधानिक सरकार कहलाती है। इसका मतलब यही है मानवीय अधिकार एवं मानवीय कल्याण को समाहित करने वाले संविधान के अनुसार गठित एवं संचालित सरकार। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, इस परिभाषा को ध्यान दो। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक सरकार का अर्थ है मानवीय अधिकार एवं मानवीय कल्याण को समाहित करने वाले संविधान के अनुसार गठित एवं संचालित सरकार ही संवैधानिक सरकार कहलाती है। अब ध्यान देना, जैसे मैंने ये कहा, ये संविधान है। मान लिया जाए ये संविधान है, हम इसमें ये कहें मानवीय अधिकार प्लस जन कल्याण। आप सोचो, इसके अनुसार गठित एवं संचालित हम सरकार की बात करें, हम इसे कहते हैं संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ यह है कि मानवीय अधिकार एवं मानवीय कल्याण को समाहित करने वाले संविधान के अनुसार गठित एवं संचालित सरकार ही संवैधानिक सरकार कहलाती है। वस्तुतः यह हमारा संविधान है और उस संविधान में मानवीय अधिकार और जन कल्याण की बात की जाए, इस संविधान के अनुसार गठित और संचालित सरकार ही संवैधानिक सरकार कहलाती है। अब एक बात याद रखना है, बेसिक संवैधानिक सरकार के लिए संविधान का होना जरूरी है। इसका अर्थ यह है कि यदि संविधान नहीं होगा तो संवैधानिक सरकार का मुद्दा नहीं उठेगा। लेकिन केवल संविधान का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संविधान ऐसा चाहिए जिसमें मानवीय अधिकार और मानवीय कल्याण की बात की जाए। जैसे अमेरिकी जो सरकार है वो संवैधानिक सरकार है।
भारत की जो सरकार है वह संवैधानिक सरकार है। नॉर्थ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया में सरकार भी है और संविधान भी है, पर नॉर्थ कोरिया की सरकार को संवैधानिक सरकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के संविधान में न तो मानवीय अधिकारों की बात की गई है और न तो मानवीय कल्याण की बात की गई है। इसलिए यह कहा जाता है कि संविधान के अनुसार गठित सरकार संवैधानिक सरकार तभी कहलाएगी जब उस संविधान में मानवीय अधिकार और मानवीय कल्याण की बात की जाए। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसका अर्थ यह है कि मानवीय अधिकार या मौलिक अधिकार का होना जरूरी है। यदि हम ये कहें कि जब संवैधानिक सरकार की हम बात करेंगे तो एक चीज सोचो जरा, यदि हम बात करें संवैधानिक सरकार की बात करें तो ये जो संवैधानिक सरकार है यह सरकार को सीमित करती है, अर्थात सीमित सरकार होती है। या हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहली चीज, आखिर संवैधानिक सरकार को हम सीमित सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार संविधान से गठित होती है और संविधान से संचालित होती है। सरकार संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करती है। हमेशा ध्यान दो, इसका मतलब यह कि जो संवैधानिक सरकार होती है वह करती क्या है? संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैंने पीटी में यही प्रश्न पूछा गया था कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। पहली चीज, संवैधानिक सरकार सीमित सरकार होती है। संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। अंत में देखा जाए कि संवैधानिक जो सरकार है जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध होती है। यह बात हमेशा ध्यान दो। तीन बातें होती हैं जब हम संवैधानिक सरकार की बात करेंगे तो एक तो सीमित सरकार होती है, नंबर दो संविधान में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करना सरकार का कर्तव्य होता है, और तीसरी बात जो संवैधानिक सरकार है जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध होती है। अब एक प्रश्न उठा कि क्या भारत में संवैधानिक सरकार है या नहीं है। यदि प्रश्न ये कहा जाए हमेशा कि भारत में संवैधानिक सरकार है, हमेशा कारण क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को। कारण यह है कि जो हमारा संविधान है, हमेशा ध्यान दो, यह कहा जाए यह जो भारतीय संविधान है इस भारतीय संविधान में मूल अधिकार है।
इस भारतीय संविधान में नीति, निर्देशक तत्व की बात की गई है। हमेशा ध्यान इस बात को, ये जो भारतीय संविधान है, इस संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। और इस संविधान से गठित सरकार ही संवैधानिक सरकार होती है। अर्थात यह कहा जाए कि यह आपका भारतीय संविधान है और इस भारतीय संविधान में मूल अधिकार प्लस नीति निर्देशक हम तत्व की बात करें, इस संविधान से गठित एवं संचालित जो सरकार है, अब एक चीज सोचो, यह आपका भारतीय संविधान है। और जो ये है आपका वो संवैधानिक सरकार है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। अब एक चीज सोचो, प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत की सरकार संवैधानिक सरकार है? यदि बात करें तो बेशक भारत की जो सरकार है वो संवैधानिक सरकार है, क्योंकि भारत की जो सरकार है वो हमारे संविधान से गठित होती है और संविधान से संचालित होती है। लेकिन इस भारतीय संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों समाहित है। अब सोचो आप, प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी? मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न के नेचर को देखो। आप क्या पढ़ते हो कोई मायने नहीं है, आप प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो, यह महत्वपूर्ण है। और मैं यही बताना चाहता हूं कि किसी शब्द से प्रश्न कैसे पूछा जाता है और उसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया जाए संवैधानिक सरकार और इंटरनल सिक्योरिटी से प्रश्न कैसे पूछेगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को, आपसे सिंपल यदि प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जैसे मैंने कहा एक मैं ग्राफ बनाता हूं, हमेशा यदि ये कहा जाए कि जिस अनुपात में यदि संवैधानिक सरकार का विकास होता जाएगा, आंतरिक सुरक्षा हमारी मजबूत होती चली जाएगी। जैसे हम ये कहें ये आपकी संवैधानिक सरकार है, और ये आंतरिक हम सुरक्षा की बात करें। हमेशा ध्यान दो, जिस अनुपात में संवैधानिक सरकार का विकास होगा उसी अनुपात में इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होती जाएगी। सच तो ये है कि मान लिया जाए संवैधानिक सरकार का विकास हुआ है, ये गिर रहा है, ये विकास हो रहा है, ये गिर रहा है, ये मान लिया है, तो उसी अनुपात में क्या होगा, हमारी संवैधानिक सरकार क्या होगी, गिरेगी, आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी या कमजोर होगी। जैसे मान लिया जाए, ये देखो ये जो लाइन है, जैसे ये जो सिंपल लाइन है वो संवैधानिक सरकार की है, और ये जो हमेशा ध्यान इस बात को, हम ये कहें और ये जो लाइन है ये आंतरिक सुरक्षा है। दोनों में देखो आप, जिस अनुपात में संवैधानिक सरकार मजबूत होगी उसी अनुपात में हमारी आंतरिक सुरक्षा भी लगातार मजबूत होती जाएगी। अब एक चीज सोचो, यहां जो है संवैधानिक सरकार की ऊंचाई ज्यादा है, अत्यंत मजबूत है,
विस्तार ज्यादा है तो इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हो गई। संवैधानिक सरकार कमजोर हुई तो इंटरनल सिक्योरिटी भी कमजोर हो जाएगी। अब प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी? यदि हम प्रश्नों को देखें कि इंटरनल सिक्योरिटी और संवैधानिक सरकार से प्रश्न कैसे यूपीएससी पूछ सकता है, हमेशा यह कहा जाता है आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में संवैधानिक सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब देखो आप, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में संवैधानिक सरकार संवैधानिक एक प्राथमिक शर्त है। शर्त है, स्पष्ट करें। इन प्रश्नों को नोट करते चलो आप कि प्रश्न कैसे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यह कि इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने में संवैधानिक सरकार एक प्राथमिक शर्त है। मान लिया जाए पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कैसे ये पूछेगा, यदि आंतरिक सुरक्षा यदि आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है तो निश्चित रूप से संवैधानिक सरकार की उपेक्षा हो रही है। संवैधानिक सरकार का क्षरण हो रहा है। अब एक चीज सोचो, यह प्रश्न है, अब इस प्रश्न को कैसे पूछेगा, समीक्षा करें। अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, यदि आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है तो निश्चित रूप से संवैधानिक सरकार का क्षरण हो रहा है। कई बार यूपीएससी क्या करेगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, कई बार यूपीएससी प्रश्न कैसे बनाएगा, केवल संवैधानिक सरकार के मीनिंग से प्रश्न बना रहा जो यूपीएससी ये पूछेगा। हमेशा ध्यान दो कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संवैधानिक सरकार एक प्राथमिक शर्त है। ये इन्वर्टेड कामा इस कथन के आलोक में सरकार की वर्तमान राजनीतिक
व्यवस्था की समीक्षा करें। अब एक चीज सोचो जरा आप, प्रश्न को कैसे यूपीएससी घुमा रहा है। पहले प्रश्न में यही है कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में संवैधानिक सरकार एक प्राथमिक शर्त है, स्पष्ट करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रश्न को यूपीएससी ने ट्विस्ट किया और यह कहा यदि आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है तो निश्चित रूप से संवैधानिक सरकार का क्षरण हो रहा है, समीक्षा करें। जब मैं टॉपिक पाऊंगा तीन प्रश्नों को डिस्कस करूंगा मैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि पर डे 4 से 5 प्रश्न में डिस्कस करूं। मतलब यदि 30 क्लास चलती है इंटरनल सिक्योरिटी की तो कम से कम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा मेंस का। मैंने कहा आपसे मैं लिखना आपको सिखा दूंगा जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संवैधानिक सरकार एक प्राथमिक शर्त है। इन्वर्टेड कामा, इस कथन के आलोक में सरकार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की समीक्षा करें। मतलब इन्वर्टेड कामा में कर दिया, इस कथन के आलोक में सरकार की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की समीक्षा करें। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को, प्रश्न केवल संवैधानिक सरकार की मीनिंग यदि पता है तो इन प्रश्नों का जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा, और यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अब सोचो जरा, केवल संवैधानिक सरकार पर प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी। मैं अगला क्वेश्चन उठाता हूं। हमेशा हम 4 क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के आधार पर संवैधानिक सरकार का मूल्यांकन होना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के आधार पर संवैधानिक सरकार का परीक्षण होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान दें इस बात को, एक सिंपल क्वेश्चन है ये कि आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के आधार पर संवैधानिक सरकार का परीक्षण होना चाहिए। पांचवी चीज बात करें हम लोग, वर्तमान में नक्सलवाद एवं आतंकवाद के विस्तार के कारण भारत की संवैधानिक सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अब सोचो, परीक्षण करें या समीक्षा करें, कुछ भी पूछा जा सकता है। केवल प्रश्न को देखो आप कि केवल एक शब्द की मीनिंग से यूपीएससी कैसे प्रश्न उठा रहा है। मैंने क्या कहा, वर्तमान में नक्सलवाद एवं आतंकवाद के विस्तार के कारण
भारत की संवैधानिक सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। परीक्षण करें, एग्जामिन की बात करें या रिव्यू की बात करें, समीक्षा की बात करें, केवल एक शब्द की मीनिंग क्लियर है तो कुछ भी पूछा जाए हम हर एक प्रश्न का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और हम एक नया शब्द देखते हैं, गवर्नेंस। फिर हम बात करेंगे कि वस्तुतः गवर्नेंस और सरकार में अंतर क्या होता है, क्योंकि कई बार संवैधानिक सरकार के साथ साथ गवर्नेंस का मुद्दा उठता है। कम गवर्नेंस में आता क्या है, हम गवर्नेंस कहते किसे हैं, एक नया शब्द गवर्नेंस। अब सोचो जरा, यदि हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस का समान अर्थ क्या होता है कि नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका का होना एक बात ध्यान देना, जब हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे तो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, हम गवर्नेंस कहते किसे हैं, पूरी बात ध्यान देना। गवर्नेंस का समान अर्थ है नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की जो भूमिका बढ़ जाए तो उसे कहते हैं गवर्नेंस। इसको हिंदी में कहा जाता है अभिशासन। हमेशा अभिशासन का अर्थ है नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में हमेशा सरकार तो है ही, बाजार एवं सिविल सोसाइटी की भूमिका का बढ़ जाना, हम उसे कहते हैं। यदि हम सरकार की बात करें तो एक बात ध्यान देना इस बात को, सरकार में तीन चीज आती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सामान्यतः हम विधायिका और कार्यपालिका की बात करते हैं सरकार में। बाजार में उत्पादक होता है और उपभोक्ता होता है। और जैसे हम यदि बाजार की बात करेंगे तो बाजार में दो चीजें होती हैं, एक उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। ये बाजार के पार्ट है। यदि हम नागरिक समाज की बात करें, सिविल सोसाइटी की बात करें, हम लोग सिविल सोसाइटी में सामान्यतः मीडिया आती है। अब चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हम दूसरी चीज एनजीओ, तीसरी चीज सेल्फ हेल्प, हम ग्रुप की बात करें। चौथी बात, जितनी भी कल्याणकारी संस्थाएं हैं हम संस्था की बात करें, ये सिविल सोसाइटी की पार्ट है। हमेशा ध्यान दो, एक नागरिक समाज में मीडिया, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप
एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और अगला है जितनी भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है वो सब के सब सिविल सोसाइटी के भाग है। इसका अर्थ ये है जहां भी सिविल सोसाइटी का नाम आया, नागरिक समाज का नाम आया, उसका मतलब ये है कि मीडिया, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। हम मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में एक उत्पादक होता है और दूसरा उपभोक्ता होता है। और जब सरकार की बात करेंगे तो विधायिका और कार्यपालिका सरकार की पार्ट है ये। अब एक चीज देखो आप, मैंने कहा गवर्नेंस। अब हम गवर्नेंस की बात करें कि नीति के निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका का होना। और नागरिक समाज का मतलब यह है कि नीतियों का निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में होता क्या था कि पहले नीति का निर्माण और कानून का निर्माण केवल सरकार करती थी, कानून का क्रियान्वयन भी केवल सरकार करती थी, इनकी अपनी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन गवर्नेंस में इनकी भूमिका बढ़ गई। अब एनजीओ की भूमिका बढ़ जाएगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका बढ़ जाएगी, जितनी भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है इनकी भूमिका क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं गवर्नेंस। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट और गवर्नेंस में एक बेसिक डिफरेंट क्या होता है। पहले ये देखो आप, यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि नागरिक समाज में कौन आएगा, तो ये सब के सब नागरिक समाज के पार्ट है। यदि मीडिया में एक तो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, हम दूसरी चीज बात करें प्रिंट, हम मीडिया की बात करें, अगली चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, ये सब के सब मीडिया के पार्ट है। अब यदि हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो डायग्राम के नजरिए से हम गवर्नेंस को देखें। मान लिया जाए यदि गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये हमारी सरकार है, ये बाजार है, अब देखो आप, ये नागरिक समाज है, हम तीन पार्ट की बात करें, ये सरकार है, ये बाजार है, ये नागरिक समाज है। अब सोचो जरा इन तीनों की भूमिका कहां है, ये चीज अर्थात नीति के निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में जब सरकार के साथ बाजार और नागरिक समाज की भूमिका बढ़ जाए तो उसे कहते हैं गवर्नेंस। तो ये जो फैक्टर है, ये चीज, यही है आपका गवर्नेंस। अब देखो तीनों की भूमिका कहां बढ़ गई, इन क्षेत्रों में बढ़ गई, यही है गवर्नेंस। हम समान रूप में ये बातें करें तो कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि मान लिया जाए ये सरकार है, सरकार है ये, दूसरी चीज ये मान लिया जाए नागरिक समाज है ये, और तीसरी चीज बात करें ये आपका बाजार है। हमेशा ध्यान दो, हम तीनों की बात करें, इन तीनों पर क्या टिका हुआ है, गवर्नेंस। इसका मतलब यह है गवर्नेंस के तीन पिलर हैं, सरकार, नागरिक समाज और बाजार। हम सरकार की बातें कर चुके हैं, विधायिका, कार्यपालिका, सिविल सोसाइटी में मीडिया, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, बाजार में उत्पादक है और उपभोक्ता है। ये गवर्नेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सोचो जरा, प्रश्न ये उठा कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट में अंतर क्या है, हम किसे
गवर्नमेंट कहते हैं और किसे गवर्नेंस कहते हैं। हम सरकार किसे कहते हैं और अभिशासन किसे कहते हैं। यदि अब इसकी बात करें तो सच तो ये है कि मान लिया जाए ये गवर्नमेंट है, तो हमेशा ध्यान दो गवर्नमेंट का समान अर्थ होता है नीति एवं नीति हम क्रियान्वयन की बात करें नीति क्रियान्वयन में सरकार की भूमिका का होना। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। मैंने कहा गवर्नमेंट नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार की भूमिका होती है तो इसे कहा जाता है गवर्नमेंट। गवर्नेंस में क्या होता है, गवर्नेंस की बात करें तो सरकार के साथ सरकार प्लस बाजार प्लस नागरिक, हम समाज की बात करें। देखो दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है। गवर्नमेंट का मतलब है नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार की भूमिका का होना, इसे कहते हैं गवर्नमेंट। और गवर्नेंस का मतलब होता है कि जब नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार तो हो ही, बाजार भी हो और नागरिक समाज भी बढ़ जाए, इसे कहते हैं गवर्नेंस। यदि हम दोनों में अंतर को देखें कि सरकार और अभिशासन, यदि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में यदि अंतर को देखें तो दोनों में बहुत सी बेसिक डिफरेंट है। जैसे मैंने ये कहा कि मान लिया जाए ये गवर्नमेंट है और ये कहा जाए ये गवर्नेंस है। यदि हम दोनों में अंतर को देखें तो बेसिक डिफरेंट क्या है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। यहां जन सहभागिता कम, हमेशा ध्यान दो इस बात को। पूरी बात ध्यान देना। नंबर 1, यहां जन कम, और यहां क्या होता है, जन सहभागिता ज्यादा। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें बंद संस्कृति, गोपनीय संस्कृति। और यहां क्या है, खुली। हम संस्कृति की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अंतर होता है। गवर्नमेंट में जन सहभागिता अत्यंत कम होती है, गवर्नेंस में जन सहभागिता ज्यादा होती है। गवर्नमेंट में गोपनीय संस्कृति होती है, लोग गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पर गवर्नेंस में ओपन कल्चर होता है, पारदर्शिता होती है। हमेशा
यहां इंटरेक्शन कम होता है या इंटरेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब प्रशासन और जनता के बीच इंटरेक्शन गवर्नेंस में ज्यादा होता है, यहां जो इंटरेक्शन है कम। इसका मतलब ये जनता से अंतर क्रिया कम, यहां क्या है, जनता से अंतर क्रिया ज्यादा होती है। दोनों भी बेसिक डिफरेंट है। देखो आप, यहां इंटरेक्शन कम होता है गवर्नमेंट में, और गवर्नेंस में इंटरेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। अब एक चीज सोचो, अक्सर आपने सुना होगा कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करें। जैसे ये कहा जाए न्यूनतम सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम अभिशासन की बात करें। सरकार अक्सर नारे देती है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब यह है, न्यूनतम सरकार का अर्थ क्या है कि नीति निर्माण और नीति में सरकार की भूमिका सीमित हो। हमेशा नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में सरकार की भूमिका कम होना हमेशा, और अधिकतम अभिशासन का मतलब यह होता है कि नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका पूरी बात ध्यान दो इस बात को। यदि सरकार कहती है मिनिमम गवर्नमेंट, तो मिनिमम गवर्नमेंट का अर्थ होता है कि नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार की भूमिका कम हो जाए। और यदि सरकार मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करती है, इसका अर्थ यह है कि नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका का बढ़ जाना। दोनों में देखो अंतर क्या है, यहां सरकार की भूमिका सीमित हो रही है, यहां क्या है, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका बढ़ रही है। यह बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इन शब्दों की मीनिंग क्लियर होने से यह फायदा होगा कि आप प्रश्नों को पकड़ने में आसानी होगी, ताकि प्रश्न पूछ क्या रहा है। और जब तक यह चीज क्लियर नहीं होगा तब तक, अब एक चीज सोचो आप, यदि हम गवर्नेंस की बात करते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस में एक रिलेशन है। जैसे मान लिया जाए, एक चीज सोचो आप, यदि गवर्नेंस का लगातार विकास हो रहा है तो इंटरनल सिक्योरिटी भी क्या होगी, लगातार विकसित होती चली जाएगी। जैसे मैंने ये कहा, ये एक
गवर्नेंस है और ये आंतरिक सुरक्षा की बात करें। जिस रेशियो में गवर्नेंस का विकास होगा उसी रेशियो में इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। इसका अर्थ ये है कि गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में एक रिलेशन है, जिसकी बात हम लोग करेंगे कि रिलेशन क्या है। यदि हम थोड़ा सा मैप बनाया जाए, एक बात ध्यान देना, मान लिया जाए गवर्नेंस का लगातार विस्तार हो रहा है तो इंटरनल सिक्योरिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी, और यदि गवर्नेंस लगातार कमजोर होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर होगी। जैसे मान लिया जाए ये कहूं मैं कि मान लिया जाए ये लाइन है गवर्नेंस का और ये लाइन है आंतरिक सुरक्षा का। दोनों में अंतर देखो आप, इस मैप को देखो आप। यदि हमारा गवर्नेंस यदि हमारा गवर्नेंस मजबूत होगा तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी? मजबूत होती जाएगी। गवर्नेंस यदि कमजोर होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी? कमजोर होती जाएगी। इसका अर्थ यह है कि यदि इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है तो गवर्नेंस को निरंतर मजबूत करना होगा। दोनों में रिलेशन देखो आप। अब हम बात करेंगे कि आखिर गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में रिलेशन की बात हम ये कैसे कह सकते हैं कि गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की गारंटी है। इसकी बात हम अभी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक शब्द है सिक्योरिटी, फिर हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी। आखिर दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? आंतरिक सुरक्षा हम कहते किसे? हमेशा ध्यान दें इस बात को। यदि हम सुरक्षा की बात करें, हम सुरक्षा की बात करते हैं तो देखो वस्तुतः एक नया शब्द है सिक्योरिटी, जिसकी चर्चा करने के बाद मैं प्रश्न उठाऊंगा कि देखो प्रश्न कैसे बन सकता है। जैसे एक बात ध्यान देने इस बात को, उससे पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को उठाते हैं। यहां से प्रश्न कैसे पूछेगा? एक समान प्रश्न पूछा जा सकता है कि गवर्नेंस के बिना आंतरिक सुरक्षा एक स्वप्न की तरह है। गवर्नेंस के बिना, हमेशा ध्यान दें इस बात को, बिना आंतरिक सुरक्षा एक स्वप्न के समान है। एक स्वप्न के समान है, स्पष्ट करें। मैं इन प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। पहले यह ध्यान दो कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। इन प्रश्नों को आपको सोचना है। जैसे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गवर्नेंस आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का एक पक्ष है, न कि संपूर्ण आधार? क्या आप इस बात से सहमत है कि
आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का एक सशक्त आधार गवर्नेंस है। अब देखो आप, यह शब्द क्या से है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का एक सशक्त आधार गवर्नेंस है? ध्यान से समझना इस बात को। इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, क्या शब्द है, या तो हम उसके विरोध में जाएंगे, या तो हम उसके पक्ष में जाएंगे, या तो थोड़ा सा सहमत होंगे, हाँ थोड़ा सा असहमत होंगे। हम पूर्णतः इसके विरोध में नहीं जाएंगे, ना तो पूर्णतः इसके पक्ष में जाएंगे हम लोग। अब देखो आप, तीसरा जो प्रश्न पूछा जा सकता है, हमेशा ध्यान दो, यह प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि उत्तरी पूर्वी भारत में हमेशा उत्तरी पूर्वी भारत में आर्थिक विकास नहीं बल्कि गवर्नेंस की कमी है। उत्तरी भारत में उग्रवाद के पनपने का कारण आर्थिक नहीं बल्कि गवर्नेंस की कमी है। अब एक चीज सोचो, इसी वो इन्वर्टेड कामा में कर देगा, प्रश्न ये पूछेगा समीक्षा करें, या तो रिव्यू की बात करेगा, या तो आलोचनात्मक परीक्षण की बात करेगा, या तो मूल्यांकन की बात करेगा। शब्दों के ध्यान दो इस बात को, कुछ भी नहीं पता यूपीएससी क्या पूछेगा। आपके सिलेबस में लिखा आंतरिक सुरक्षा, उसमें कुछ टॉपिक बताया है कि उसमें नक्सबाम उग्रवाद, आतंकवाद, साइबर आंतरिक सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, संगठित अपराध, इन शब्दों का उल्लेख है केवल। पर प्रश्न को देखो, क्या बेहतरीन प्रश्न पूछता है यूपीएससी, इतना अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि हम किसी किताब से रट करके प्रश्नों का जवाब दे ही नहीं सकते। इसे मैं बार बार कहता हूं कि शब्द की मीनिंग समझो। अभी मैं आपको ABCD बता रहा हूं कि जब शब्द की मीनिंग क्लियर हो जाएगी तो इन प्रश्नों का जवाब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप सोचो जरा, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये प्रश्न है, अगले क्लास में हम लोग अन्य शब्दों की बात करेंगे कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है, आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या है, समावेशी विकास का मतलब क्या है, और गवर्नेंस किस आधार पर इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है। फिर मैं कहना चाहता हूं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यदि आप निश्चय का रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।